तो नेक्स्ट ग्रुप वी हैव टू स्टार्ट इज ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आपको पता है, दिस बेसिकली कंटेन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। तो अगर इस ग्रुप के मेंबर्स लिखें तो सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम ये एलिमेंट्स हो गए। इसमें पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है। तो आप देखो वन बाय वन चल रहे हैं, तो ऊपर ध्यान से देखना शुरू करो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम कंस्टिट्यूट्स ग्रुप 16 इन द पीरियोडिक टेबल। दिस इज समटाइम आल्सो नोन एज कैल्कोजेंस, ये इसका कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। जैसे ग्रुप 15 को निकोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 हेलोजेंस है, ग्रुप 18 को इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये बात आपने ऑल्दो पीरियोडिक टेबल टाइम पे सीख रखी है, अदरवाइज अभी हाईलाइट कर लो। ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस बोलते हैं। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास and the points to be association of the sulfur with the contrast with the copper. Most copper minerals contains either oxygen or sulfur and frequently and the other members of the group. ये जो कैल्कोजेंस टर्म है एक्चुअली में ब्रास के बेसिस पे उठाया गया है। तो सल्फर ज्यादातर कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको कॉपर के अगर ओर से याद होंगे तो आप उसको देखोगे, जो प्राइमरी ओर होता है दैट इज कॉपर पायरेट CuFeS2, Cu2O, CuS2, ऐसे कॉपर के बहुत सारे ओर्स हैं जिनमें या तो सल्फर या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये सल्फर जो जो उसकी जो एक शाइनिंग है वो मैच करने लगती है, इस वजह से इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। इसके बाद अक्रेंस में देखेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की वो ये है कि जो नेचर में मोस्ट अबंडेंट मेटल है और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट इन ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% by mass of earth crust and dry air contains 20.946% of oxygen by volume, which is approximately 21%. उसके बाद अगले केस में लिखेंगे however the abundance of the sulfur in the earth crust is very low. Combined sulfur exists primarily in the sulfates such as gypsum, epsom salt, barite. तो ये सब कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जिप्सम इज कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, इप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O, बेराइट इज बेरियम सल्फेट, galena is PbS, zinc blende is ZnS, copper pyrite CuFeS2। ऑल्दो इस ज्यादातर बातें आपने ओट्स के टाइम पे सीख रखी है। ठीक है। ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर्स ऑन द हाइड्रोजन सल्फाइड इन द वोल्केनोज। ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो सेलेनियम। सेलेनियम एंड टेलेनियम आर फाउंड इन द मेटल सेलेनाइट्स एंड टेलराइट्स ऑफ द सल्फाइड ओर्स। पोलिनियम occurs in nature as a decay of product of the thorium and uranium metal। आपको पहले बताया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, तो थोरियम और यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी के मिक्सचर में आपको पोलोनियम मिल सकता है। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 आर गिवन। अभी टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले वहीं से पहुंचते हैं। मैंने आपको बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नॉर्मली टेबल से डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टीज आपके रूल्स के हिसाब से चलेगी वो रूल से डील करेंगे, जो रूल से नहीं डील होगी उनको लर्न करेंगे। तो देखो इस ग्रुप में सबसे पहला काम 5-6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे इस ग्रुप का, तो इन दिस ग्रुप द कॉन्फ़िगरेशन टाइप इज NH2NP4। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे इट्स टाइप इज NH2NP4। तो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर NH2NP4 टाइप। कोवेलेंट रेडियाई चेक करोगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हुए जाना चाहिए, देखो इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, वो भी ठीक ठाक लिखा हुआ है। देन कम्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो देखो ऑक्सीजन हाईएस्ट है, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज है कंफर्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, वो भी देखो सही फिट हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 3.5, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जा रहा है। डेंसिटी के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर गैसियस सब्सटेंस है और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी डाउन द ग्रुप, वो भी देखो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज है, परफेक्ट। दिस इज ऑल्सो डन। पोलोनियम के लिए ज्यादातर स्टडीज नहीं करी जाती, उसका मैंने आपको लॉजिक बता रखा है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। इतनी प्रॉपर्टीज पहले आपके दिमाग में सेट हो गई। ठीक है।
यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, ये तो फिट है। सिर्फ इसमें जो नोटिस करना है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। और सेलेनियम भी ज्यादा है, टेलेनियम भी ज्यादा है और पोलोनियम भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। तो अब ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अलग से लिखने के याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अलग से लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाएगा हमसे। इस चैप्टर से अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एडवांस लेवल पे पूछी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, क्योंकि वही जो है वो ऑर्डर में फिट नहीं हो रही है। आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में ये चीज सीख रखी है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा, सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा। तो उस रूल के हिसाब से तो सही बैठ रहा है, बट बाकियों के कंपैरिजन में मामला फंस जाएगा, इसलिए पूरा रूल याद करना है। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन लास्ट में होता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है जो आपको केयरफुली लर्न कर लेना है। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी सेट। ऑक्सीजन स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है -2 से लेकर +6 तक के ऑक्सीजन स्टेट वेरी करेंगे। पोलोनियम की तरफ जाते जाते +6 ऑक्सीजन स्टेट की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। बाकी सब में -2 से लेकर +6 तक के ऑक्सीजन स्टेट्स मिलेंगे। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स आर -2, -1, +1, +2, +4, इस तरह के अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट्स हैं। अब बस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देख लो। इसमें देखो ऑक्सीजन जो है वो गैसीय स्टेट में होता है, सल्फर के आगे सब सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाती है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शनली लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली लो होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाले पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनली लो। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो देखो पहले सल्फर और सेलेनियम तक का या इवन टेलेनियम तक का केस देखेंगे तो इनमें सब में काफी हद तक नॉन मेटेलिक करेक्टर रहेगा। तो इसलिए हम लोग उसको डील कैसे करेंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से। तो सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेनियम में देखो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम करेंगे, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते हुए जाएगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों राइज करेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे अगर इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ क्लिक कर जाएगी कि हम सल्फर से सिलेनियम टेलेनियम सल्फर सिलेनियम टेलेनियम तक जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों राइज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही पोलोनियम में पहुंच रहे हैं ये चीज़ डिक्रीज कर रही है। उसका लॉजिक है क्योंकि पोलोनियम के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग आ जाएगी और मेटालिक बॉन्डिंग में साइज बड़ा होने से मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। इसलिए देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिप कर गए। समझ आई बात। तो टेलिनियम से थोड़ा नीचे चला जाएगा, बाकी कंपैरिजन में हायर है। तो अगर आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर लिखने हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गए, आप अलग से देख लो यहाँ पे। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना पड़ेगा तो इसमें पोलोनियम जो है वो थोड़ा गड़बड़ करेगा, लॉजिक इज क्योंकि पोलोनियम के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग आ जा रही है और साइज बड़ा होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो अब अगर हम इसका ऑर्डर मार्क करेंगे तो सबसे हाईएस्ट तो बनेगा टेलिनियम, टेलिनियम के बाद आएगा पोलोनियम, पोलोनियम के बाद सिलेनियम, देन सल्फर एंड लास्ट इट इज ऑक्सीजन। तो देखो जो ऐसे एब्जर्ड ऑर्डर होते हैं या जो थोड़े अब्रप्ट ऑर्डर होते हैं वो क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी उसके लिए सवाल भारी पड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन फैमिली में देखो दो एक्सेप्शन आपको ठीक से याद करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर और एक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो उसमें ध्यान से देखो कि पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेलेनियम से नीचे जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी सेम ऑर्डर है। बाकी सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन का ऑर्डर सेलेनियम से नीचे आएगा। तो एकदम परफेक्ट है, तो केवल पोलोनियम की पोजीशन स्वाइप करनी है, बाकी आंसर एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा। हमारा एक्चुअल आंसर अगर रूल से देखेंगे तो पोलोनियम, टेलेनियम, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन होना चाहिए था, पर पोलोनियम की पोजीशन स्वाइप हो गई है। तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक बार क्विकली मार्क करते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया, एटॉमिक रेडियस आपको बता दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बता दिया। बट इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक फैक्टर बस याद रखना होता है और दो पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट बात है, क्योंकि इनमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन इसमें निकलने के बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करेंगे। तो गिवन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, it is due to the increase in the size. However, the element in the group have lower ionization enthalpies values as compared to group 15। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ग्रुप 15 में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही होता है और ऑक्सीजन फैमिली में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है। समझ में आई बात नहीं, तो जिसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल काम होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नो डाउट 16 ग्रुप से ज्यादा हो जाएगी। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी 16 ग्रुप से ज्यादा हो जाती है इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है।
समझ में आ गई बात, और उसका लॉजिक आपको क्लियर है, क्योंकि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है वो सिस्टम की। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप 16 की ग्रुप 15 से कम हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज लेसर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू सल्फर। However, sulfur onwards, the value again becomes lesser negative up to polonium। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन होती है, तो फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बाकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ऑलरेडी कंपेयर कर दी है। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप नोटिस करेंगे तो सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 जो मैंने टेबल बताया वो तो बता ही दिया। अब इनके जरा बिहेवियर भी थोड़े दिमाग में सेट करने हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल की तरह ट्रीट करते हैं, सेलेनियम एंड टेलेनियम को मेटोलॉइड्स की तरह ट्रीट करते हैं, और पोलोनियम जो है उसको मेटल की तरह ट्रीट किया जाता है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के अंदर एलोट्रॉपी नोटिस में आती है, ये मैंने आपको पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटिनेशन, एलोट्रॉपी, है ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। या इस ग्रुप के अंदर मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के मिक्सचर है, जो कि एस डी और एफ में नहीं होता है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा गैप होता है, ये चीज़ दिमाग में सेट कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। द लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे अभी स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तब इस बारे में एक बार डिस्कशन और करेंगे, जब सल्फर स्टडी करेंगे तब। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ की जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स है वो कॉमनली -2 देखने को मिलेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप -2 ऑक्सीजन स्टेट अचीव होने के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर आ जाएगा। इसके बाद देखो ऑक्सीजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिनमें जैसे OF2 के अंदर ऑक्सीजन स्टेट +2 है, सब आप आसानी से निकाल लोगे। तो ऑक्सीजन की जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है वो यही है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं मिलती। बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट +2 +4 +6 भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +4 एंड +6 है। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेनियम यूजुअली +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, तो sulfur, selenium, and tellurium usually shows +4 oxygen state in their compounds with oxygen and +6 with chlorine। ठीक है, the stability oxygen state due to inert pair effect down the group lower oxygen state prefer होती जाएगी, तो +4 oxygen state रहेगी। इसके बाद ऑक्सीजन के अंदर एनालॉगस बिहेवियर आता है, उसका लॉजिक आपको पता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, साइज छोटा होता है। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंस होगी। The analog behavior of oxygen, like other elements of the p block elements in the second period, is due to the smaller size and higher electronegativity। तो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज आती हैं। द टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर बट नॉट इन H2S। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में नहीं होती, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 तक जानी है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। एंड रेयरली एक्सीड्स टू 2, मतलब पॉसिबिलिटी +4 ऑक्सीजन स्टेट तक की है ऑक्सीजन के पास, बट ज़्यादातर कंपाउंड्स की ऑक्सीजन स्टेट +2 से नीचे ही रहने वाली है। बाकी एलिमेंट्स के केस में +6 तक एक्सीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्टिविटी देखना शुरू करो, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो ग्रुप 6 के कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो H2E टाइप कंपाउंड बनेगा, मतलब H2S, H2Se, H2Te, H2PO। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रेट्स आर गिवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। देयर एसिडिक करेक्ट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हाईलाइट करते हुए चलो, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एसिडिक करेक्टर, तो द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, देयर एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2Te, मतलब डाउन द ग्रुप जाने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। अब ये देखो रूटीन से गलत करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, बट ये चीज़ 15 ग्रुप में भी बताई थी, अभी 16 ग्रुप में फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, अभी वो बॉन्ड एनर्जी से इसे एक्सप्लेन करेंगे।
The increase in the acidic character can be explained in terms of bond energy, bond dissociation enthalpy. ठीक है, decrease in bond dissociation enthalpy down the group. So owing the decrease in the bond in the dissociation enthalpy down the group, the thermal stability of hydrates also decreases from H2O to H2PO. तो देखो दो सवाल हो गए, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, एक थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया. All the hydrates except water possess reducing properties and their character increases from H2S to H2TE. तो ये देखो अगली प्रॉपर्टी जो हमने लिखी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये भी एक सवाल हो गया जो H2S से H2TE तक इंक्रीज करेगा. तो मतलब बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो गए यहाँ पे जो आपको दिमाग में सेट करने. सबसे पहला ऑर्डर एसिडिक करेक्टर का, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लिखेंगे तो H2O, H2S, H2SE, H2TE. ये ऑर्डर देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है. दूसरा ऑर्डर मैंने लिखा थर्मल स्टेबिलिटी का, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी साथ में लिख सकते हैं. तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर डाउन दे देखेंगे तो इन टू द डिक्रीज इन दिस वन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2PO. वाटर से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हुई, H2S, H2SE, H2TE और H2PO. ये आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी. इसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वाटर के अंदर तो कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन H2S से ये चीज चेक करनी है. सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस reducing property and this character increases from H2S to H2TE. तो रिडक्शन प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो H2S, H2SE और H2TE की तरफ ये इंक्रीज करेगा. वाटर के अंदर रिडक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है. ये तीन टिपिकल ऑर्डर हो गए जो आपको एकदम सही से लर्न करने हैं, जो बिना पी ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन के सॉल्व नहीं किए जा सकते. बाकी जो बॉन्डिंग और बाकी इन्फॉर्मेशन से सॉल्व हो सकते हैं वो आपको अच्छे से पता है, उसमें कोई टाइम नहीं खराब करना है. लेकिन ये एक्स्ट्रा तीन ऑर्डर अपने को अलग से समझ लेना है. इसी में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और पूछेंगे तो वो भी यहीं पे डील कर लेंगे. तो इसके बाद देखो कुछ बातें टेबल से डील करनी है, वो भी यहीं पे हाईलाइट करिए. टेबल में देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ही ट्रिकी होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस राइज कर रहे हैं, बट वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अब ये देखना पड़ता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट करेगा या मॉलिक्यूलर वेट. तो वाटर के इस वाले ग्रुप में आप ध्यान से देखो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो हाईएस्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. और उसके बाद देखो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होते हुए जाना था. वाटर हटा दो लिस्ट में से, तो ये ऑर्डर भी आसानी से लिख लो. तो नेक्स्ट ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट. अब ये सब टिपिकल एडवांस ओरिएंटेड या मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, मेंस में भी आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ वाटर हाईएस्ट होगा, वाटर के बाद H2TE, फिर H2SE और H2S. तो इनके केस में तो वॉन टू वॉल फोर्स से कंपेयर करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अगर एक्सप्लेनेशन भी लिखना है साथ साथ लिख लो. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्डर आ रहा है और आगे वाले केस में ये वॉन टू वॉल फोर्सेस का ऑर्डर है. जैसे जैसे साइज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वॉन टू वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ज़्यादा आ जाएगा. तो वॉन टू वॉल फोर्सेस से ऑर्डर कंपेयर कर देंगे, यानी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. इसके अगले वाले केस को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में देखो वाटर का ही हाईएस्ट आ रहा है अभी भी और बाकी सेम ऑर्डर रहेगा. तो जो मैंने मेल्टिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर लिखा है वही बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी ऑर्डर हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए सेम ऑर्डर बनेगा. यहाँ पे वाटर हाईएस्ट होगा, फिर H2TE, H2SE और H2S. तो ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज सेम. इसके बाद देखो बॉन्ड लेंथ अगर चेक करेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने भी चाहिए, साइज बढ़ रहा है. बॉन्ड एंगल पे दूसरा ध्यान दो. दिस इज अगेन ड्यू टू ड्रैगोस रूल. बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर तो हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, H2S, H2TE और H2SE में कोई हाइब्रिडाइजेशन का काम नहीं कर रहा. बॉन्ड एंगल देखो 92, 91, नोटिस में आ रहा है आपके. बॉन्ड एंगल देखो 92, 91, 90, ये बॉन्ड एंगल फिट हो रहा है, राइट. तो बॉन्ड एंगल जो है वो प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये अगला पॉइंट हो गया. नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन इन H2S, H2SE एंड H2TE. इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देखो जो बॉन्ड एंगल है वो प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को सपोर्ट कर रहा है.
इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव है, यानी H2 और H2S बनाने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, H2Se H2T एंडोथर्मिक है। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जा रही है, उसी से मैंने थर्मल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी थी। और एसिडिक करेक्टर भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हुए जा रहा है, तो एसिडिक करेक्टर हायर होता जा रहा है, तो H2T स्ट्रॉन्गली एसिडिक करेक्टर फॉलो करेगा। समझ गए सारे ऑर्डर? तो एसिडिक करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिडक्शन प्रॉपर्टी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो जाते हैं। उसके बाद देखो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो ऑक्सीजन में दो तरीके के देखो ऑक्साइड सीरीज बनेगी, एक EO2 और एक EO3। जैसे SO2 होता है, SO3 होता है, SiO2 SiO3 होता है। वैसे सबसे पहले देखो उसमें हम बाउंस देखेंगे तो सबसे पहले ओजोन का टाइप देखो O3, सल्फर में SO2, सिलेनियम में SiO2। ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी देखो, ये साइड में अलग से लिख लो रिडक्शन प्रॉपर्टी। अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखेंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, मतलब SO2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, फिर SiO2, फिर TiO2। ठीक है। उसका लिखा है SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट बाई TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ध्यान रखना है कि ये इसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हो जाता है। लॉजिक इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो TiO2 का बिहेवियर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर रिडक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, अदरवाइज TiO2 का बिहेवियर ऑक्साइड की तरह हो जाता है। Beside EO2 type, selenium, sulfur, selenium, tellurium also forms EO3 type oxides. Both the types of oxides are in acidic in nature, मतलब इसके जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे सब एसिडिक करेक्टर के हैं, क्योंकि सब में या तो मेटेलिक बिहेवियर है या मेटालॉइड बिहेवियर है, तो उनका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। उसके बाद हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ टाइप EX6, EX4, EX2। तीनों तरह के केस मिलेंगे आपको। आप जानते हो SF4, SF6 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, SF2 या OF2 ये सब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है वेयर E is the element and group X and X is halogen, the stability of halides decreases in the order this one। तो अगर halides की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ halides चेक करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हैलाइड का साइज बढ़ता जाएगा। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, मतलब SF6 आसानी से एग्जिस्ट करेगा, Si6 नहीं एग्जिस्ट करेगा। amongst hexahalides, hexafluorides are only stable halides। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है आपके लिए, क्योंकि SF6 एग्जिस्ट करेगा, SFCl, SFBr, SBr, SCl6, SBr6, SI6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो 6 वाले केस में केवल हेक्साफ्लोराइड्स एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ गए? तो हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऑल द हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर, दे आर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और उसका आपको प्रोसेस पता है, दैट इज ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके अगर स्ट्रक्चर और दोनों ड्रॉ कर लें तो दोनों बना लो यहाँ पे। SF6 के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और इसी का SF4 वर्जन बनाएंगे तो ये सीशॉ स्ट्रक्चर होता है, sp3d। दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो पूछे जाते हैं कॉमनली, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस में खूब, बॉन्डिंग रेलेवेंट बात है इसके लिए। Among us, the tetrafluoride SF4 is gas, SeF4 is liquid and TeF4 is solid। ये हेक्साफ्लोराइड्स की थोड़ी सी बात समझ लेनी है। ये आपके हेक्साफ्लोराइड में SF4 गैस, SeF4 लिक्विड, TeF4 सॉलिड। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, और वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग सीशॉ बोलेंगे। तो मैंने बना दिया आपके लिए साइड में। उसके बाद देखो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम एंड फॉर्म्स डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। तो ध्यान रखना, तो देखो इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो selenium, all elements except selenium form dichlorides and dibromides. These dihalides
are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure. The well-known monodihalides in the dimeric structures, example are S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2. ठीक है, their dimeric halides undergoes disproportionation. तो ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई जो आपको याद कर लेनी है डिस्प्रोपोर्शनेशन के नाम से। ठीक है, ओके, ये आपके देखो पहले कॉमन प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन दे रखा है H2S is lesser acidic than H2T। ये चीज आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से एक्सप्लेन कर देना है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर आपको पता है ओर से लेना होता है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बता दी, वाटर लिक्विड H2S गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये सब लॉजिक आपको एकदम बढ़िया समझ लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी पूछा सकता है। इसके बाद हम लोग अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। दिस इज कॉल्ड डाई ऑक्सीजन, बेसिकली O2। ठीक है, तो वी आर डीलिंग डाई ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रिपरेशन टेक्निक देखनी है। तो लेबोरेटरीज में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग फ्लोरेट्स, नाइट्रेट्स या परमैंगनेट्स को हीट कराते हैं। इन लेबोरेटरी वील हीट फ्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट्स, तो उससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो नीचे इक्वेशन देख लो, KClO3 KCl और O2 बन रहा है। इसके बाद जितने ऑक्साइड्स हैं सिल्वर और मरकरी के, इनको नॉर्मली हीट करने से ऑक्सीजन मिलती है। तो Ag2O, HgO, आपको मेटलर्जिक टाइम बताया था, मरकरी का जो ऑक्साइड फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा थर्मली स्टेबल नहीं होता, हीट करने से डायरेक्टली मरकरी और ऑक्सीजन बन जाती है। या जैसे Pb3O4, PbO2, इनको भी हीट करने से ऑक्सीजन गैस मिलती है। और ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, सुपर ऑक्साइड्स के साथ ऑक्सीजन मिलती है। ये सब टिपिकल रिएक्शंस है जो आप सबसे पहले बात कर लीजिए। लार्ज स्केल में ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग या तो वाटर यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी ऑक्सीजन बनाई जाती है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, या फिर एयर से भी हम लोग ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल डाइऑक्सीजन इज फॉर्म फ्रॉम द एयर एंड द फर्स्ट रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड बाय वाटर वेपर्स, carbon dioxide and water vapor, and the remaining gases are liquefied at fractional distillation phase, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन। तो जैसे नाइट्रोजन भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से बनता है, वही काम ऑक्सीजन के साथ करते हैं। तो उसको CO2 और वाटर वेपर पहले रिमूव कर लेते हैं, बाद में उसको लिक्विफाई करा के डिस्टिलेशन कर देते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से ये सेपरेशन आसानी से पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई आपको? तो एक बार ध्यान से देख लो, मैंने बताया क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स की हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑफ लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, Pb3O4, इससे ऑक्सीजन मिल रही है। इसके बाद peroxides and hydrogen peroxide is readily decomposed to water and dioxygen by the catalyst such as finely divided metals of manganese dioxide। इसको कैटलिस्ट याद कर लेना है। लार्ज स्केल पे इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस करेंगे, और इंडस्ट्रियली इसको हम लोग एयर के डिस्टिलेशन से यूज करते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाइड एंड फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड फॉर डाइऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन, ये हमारा तरीका है। इसके बाद प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो देखो डाई ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। वाटर में सॉलिबिलिटी इसकी लोअर है, बट जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी एक्वेटिक लाइफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होती है। तो सॉलिबिलिटी इन वाटर इज लोअर, बट विच इज सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको पहले ही बताया बहुत लोअर होता है। तीन मेजर आइसोटोप्स हैं जो हम इसके डील करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, जबकि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चीज़ हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझ लेंगे। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार साइड में लिख लो तो अच्छा रहेगा अपने लिए। तो पहले ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। बाकी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2ph2, पाई 2py2। इतने इलेक्ट्रॉन तो पेयर होते हैं। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 की वजह से
इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। सब बात आपने बॉन्डिंग में पढ़ रखी है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे, ये √8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इसका √8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, पैरामैग्नेटिज्म होने के बावजूद ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। गलती से भी कलर्ड मत देना, जनरली पैरामेटिक सब्सटेंसेस कलर्ड होते हैं, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इज √8 बोर मैग्नेटॉन, पैरामैग्नेटिक नेचर, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो अगर हम इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, ये पाई 2p(x), पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) या पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y) लिखेंगे। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर इसका मेंशन करेंगे तो दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p(z) है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एडवांस लेवल पे, तो पूरी बात ध्यान से ऑक्सीजन के बारे में जान के रखनी है। इसके बाद देखो, अगर डाइऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन ज़्यादातर सब्सटेंसेस के साथ कंबशन रिएक्शन फॉलो करती है और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है। और ज़्यादातर रिएक्शंस में से एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल्दो इनिशियली हीट करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। केवल नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बाकी ज़्यादातर सब्सटेंसेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। नीचे रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, P4 से P4O10, कार्बन से CO2, जिंक से ZnO, CH4 से CO2। ठीक है, ये सब टिपिकल ऑक्सीडेशन है जो डायरेक्टली ऑक्सीडेंट होते हैं। इसके बाद अभी देखिए कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आएंगे, उनमें सबसे पहले एक रिएक्शन देखो कैटलिस्ट के टाइम पे आपको सिखाई थी सरफेस केमिस्ट्री में, दैट SO2 की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगी तो इट विल फॉर्म P4O10, और उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है। HCl की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा के क्लोरीन गैस बना रहे हैं तो उसमें CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर कैटलिस्ट, यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, पहला वाला प्रोसेस अभी हम लोग देखिए H2SO4 बनाने का मेथड सीखेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आएगा। और नीचे वाला क्लोरीन बनाने का मेथड है डीकेन्स प्रोसेस, अभी आगे प्रोसेस में आएंगे तब बताऊंगा। इसके बाद ऑक्सीजन के यूजेस की बात करी जाए तो आपको पता है सबसे प्राइमरी यूज इसका रेस्पिरेशन और कंबशन है। तो in addition to its importance in the normal respiration and combustion, oxygen is used for the oxyacetylene welding, manufacturing of many metals, particularly steel. स्टील के केस में ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। ऑक्सीजन cylinders are widely used in the hospitals and high altitude flying and mountaineering. The combustion of fuel, example hydrazines in liquid oxygen, provides tremendous thrust to the rocket. तो रॉकेट फ्यूल में ध्यान रखना है कि कॉम्बशन फ्यूल जैसे हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को अगर हमने यूज़ किया तो ये रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ये इसका अगला यूज़ है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स डील करने, तो ऑक्साइड्स के बहुत सारे टाइप हैं। पहले तो बेस्ड ऑन देयर एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल कैरेक्टर हम लोग ऑक्साइड डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद इनकी ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की तरह डिफाइन करते हैं डिफरेंट वेज, तो सब फटाफट हाईलाइट कर लेना। So binary compound of oxygen with another element is oxide. As already started, oxygen reacts with most of the metals in the periodic table to form oxide. In many such elements forms two or more oxides. The oxides are widely in the nature of the properties. सबसे पहली कैटेगरी देखो सिंपल ऑक्साइड, जिसमें सीधे सीधे एक ही तरह का ऑक्सीजन स्टेट है। दूसरी कैटेगरी मिक्स ऑक्साइड, जैसे Pb3O4 Fe3O4 है। इधर आप मिक्स ऑक्साइड का केस अलग से लिख लीजिए, ऑल्दो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में सीख रखा है। Pb3O4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2PbO.PbO2 +2 and +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेड इज प्रेजेंट। एवरेज ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +8/3 आ जाएगा। सिमिलरली Fe3O4 है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसका फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा FeO.Fe2O3। इसमें 2 आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट और एक +2 ऑक्सीजन स्टेट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस पे चलेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट केस में देखो उनकी करेक्टर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में दे रखा है। सो सिंपल ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, an oxide that combines with water termed as acidic oxide.
वाटर से कंबाइन करने के बाद अगर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड, तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। As a general rule, only non-metal oxides are acidic, but oxides of some metal with high oxidation states are also acidic in nature. ये important point है। Metals के केस में अगर higher oxidation state के oxides बनाएंगे तो acidic nature के होते हैं। इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, Mn2O7, CrO3 एंड vanadium pentoxide। उसके बाद अगला केस मार्क करेंगे तो it is oxides of the base in the water combines with forms basic oxides। तो basic oxides के केस में आप एग्जांपल देख सकते हो। Generally metallic oxides are basic in nature। Some oxides exhibits dual behavior. This shows in corrected both acidic and basic oxides. Such oxides are known as amphoteric oxides। तो ऐसे ऑक्साइड जिनमें दोनों तरह के बिहेवियर मिलते हैं, एसिडिक और बेसिक, उसको हम लोग एम्फोटेरिक कैटेगरी में डालते हैं। They react with acid as well as alkali to form these oxides। There are some oxides which are neither acidic nor basic। Such oxides are known as neutral oxides। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के आपको 4 एग्जांपल बताए हुए मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस टाइम पे। वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2O। न्यूट्रल ऑक्साइड्स एग्जांपल हाईलाइट कर लो, CO, NO एंड N2O, और इसमें वाटर भी इंक्लूड कर लेना है, भूलना नहीं, वो भी यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड की तरह ट्रीट करते हैं वाटर। ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखना है तो Al2O3 और ZnO लेते हैं इस एग्जांपल, इस सीरीज में कॉमनली। तो Al2O3 और Z की रिएक्शन देखो आप, HCl से भी हो रही है, NaOH से भी हो रही है। ठीक है, राइट। कंपाउंड्स आप देख के लिख लीजिएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में कॉम्प्लेक्सेस लिखे गए। पहले वाले केस में AlH2O होल 6 बन रहा है, दूसरे वाले केस में Na3LOH होल 6 बन रहा है। पहले वाले केस में वाटर एज अ लिगेंड काम कर रहा है, दूसरे वाले केस में OH माइनस एज अ लिगेंड काम करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड फॉलो करते हैं, ओजोन। ओजोन के लिए देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात से। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहली चीज यही याद रखनी है। It is too reactive to remain long in the atmosphere at the sea level. At height about 20 kilometers, it is found in the atmospheric oxygen. In the presence of sunlight, the ozone layer protects the Earth's surface from the excessive concentration of ultraviolet radiations। आप लोगों ने environmental chemistry में पढ़ा हुआ है, ओजोन लेयर होती है ऊपर, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर नोटिस में आया था, जिसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। ये सब प्रोसेस आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी डिटेल में ध्यान रखना है, ओजोन जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। बनाते कैसे हैं उसका मेथड देखना है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया जाता है। So when a slow stream of oxygen pass through the silent electric discharge, conversion of oxygen to ozone occurs। The product is known as ozonized oxygen, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन होता है। और ध्यान से देखो, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अगर आप इस प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एक और चीज नोटिस करने की है कि 3 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल ओजोन में कन्वर्ट हो रही है, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स भी कम हो रहे हैं। तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और साथ में ध्यान से नोटिस करो तो एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है। इसलिए इस तरह के प्रोसेस को वर्कआउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। Since the formation of ozone and oxygen is endothermic process, it is necessary to use silent electric discharge in the preparation to prevent the decomposition। अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं करोगे तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ ओजोन बहुत कम है, वो इजीली डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% इज रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड and the pure ozone can be condensed in the vessel surrounded by the liquid oxygen। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल apparatus यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओजोनाइजर। सबसे कॉमन ओजोनाइजर सीमेंस ओजोनाइजर होता है, जिससे ओजोन बनाई जाती है। अदरवाइज उतने टेक्निकल एस्पेक्ट तक नहीं जाना, सिंपल लॉजिक समझ के रखना है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंट्रोपी सिस्टम में डिक्रीज कर रही है। उसकी थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी बहुत कम है, या नहीं है, एक तरीके से समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो प्योर ओजोन इज प्योर पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉइड कलर सॉलिड। इसको पहले कलर्स को लेके क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से इसका कलर दिमाग में सेट कर लेना है। ऑक्सीजन कलरलेस था, ओजोन के केस में कलर है। ओजोन गैसियस फॉर्म में पेल ब्लू होती है, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू हो जाती है, और सॉलिड फॉर्म तक वॉइड ब्लैक हो जाता है, मतलब शेड डार्कनेस की तरफ बढ़ती जा रही है। ओजोन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, गार्लिक ऑर्डर लिख सकते हो अगर आप उसका ऑर्डर लिखना है तो। ओजोन की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, नॉर्मली हम लोग उसको गार्लिक ऑर्डर लिख देते हैं।
या केवल करेक्टरिस्टिक स्मेल भी लिखो तो भी चलेगा। तो ओजोन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अगर प्रॉपर मेंशन करना है तो आप गार्लिक वाटर लिख सकते हो। तो ओजोन का गार्लिक वाटर लिख सकते हो, या करेक्टरिस्टिक स्मेल लिखी है तो वही लिखा रहने दो। ठीक है। एंड स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस। ठीक है। बट अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अब 100 पार्ट्स पर मिलियन, ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन द हेडेक एंड द नॉसिया। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बाद में आपको बता रहा था, उसको हाईलाइट कर लीजिए। ओजोन इज thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat. ठीक है, which is delta H is negative and the increase in the entropy. These two factors reinforce each other, resulting in the large negative gas-free energy change for the conversion into oxygen. यानी ओजोन से ऑक्सीजन का कन्वर्जन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, क्योंकि इस प्रोसेस में एंट्रोपी भी राइज कर रही है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और ऑक्सीजन से ओजोन बनाने का प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली नॉन फिजिबल है। ठीक है। इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग देयरफॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव due to the ease with which it liberates atom of oxygenation oxygen. It is a strong oxidizing agent, ये सबसे important फीचर है। ओजोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जितने भी सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो सब करेंगे। केवल फ्लोरीन से नीचे होता है, बस ध्यान ये रखना। फ्लोरीन केवल ओजोन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इसके लिए चाहो तो इक्वेशन लिख लो। अगर फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो इस केस में आपका ऑक्सीजन एंड ओजोन रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में HF बन सकता है, ऑक्सीजन भी बन सकती है, ओजोन भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये भी रिएक्शन हो सकती है या फिर ये ओजोन भी बन सकता है। तो इससे पता चलता है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन एजेंट देन ओजोन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन ऑल्दो भी ये चीज हेलोजेंस में दोबारा देखने की चलती है, अदरवाइज यहाँ पे हाईलाइट कर लो इस बात को। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन एंड ओजोन। अदरवाइज ओजोन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ज़्यादातर सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइम पे मैंने ये चीज़ हाईलाइट कराई थी, अगर आपको याद हो तो। जो ब्लैक स्टेन्स इन ओल्ड वाइट पेंटिंग्स होता है उसको हम लोग ओजोन या H2O2 की हेल्प से रिमूव करते हैं। आपको याद होगा कि ओल्ड वाइट पेंटिंग्स में जो ब्लैक स्टेन आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लेड सल्फाइड विच इज ब्लैक कलर। ओजोन पास करके देखो उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे भी लिक्विड अप्लाई करना पॉसिबल होता है वहाँ पे हम लोग H2O2 से ये काम करते हैं, और जहाँ लिक्विड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे ओजोन यूज की जाती है। अगले केस में देखो, when ozone reacts with the excess of potassium iodide solution buffered in the with the borate buffer which is pH 9.2, iodine is liberated which can be titrated against standard solution of sodium thiosulfate. This can be a quantitative method of estimating ozone gas. अगर आपको कभी ओजोन का परसेंटेज या बाकी से डील करनी होती है तो दिस इज अ टेक्निक। Experiments have shown that the nitrogen oxides, particularly nitric oxide, combines very readily with the ozone, and there is thus a possibility of nitrogen oxides emitted from the exhaust system of the supersonic jet aeroplanes might be slowly dependent replicating the concentration of ozone layer in the upper atmosphere. तो जो ओजोन होती है वो एक्चुअली में NO के साथ कंबाइन होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और NO2 ब्राउन कलर गैस होती है। ये ओजोन लेयर डेप्लीकेशन का प्रोसेस हो जाता है। Another threat of to ozone layer is probably posed बाई द यूजेस ऑफ फेरॉन्स। आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन लेयर को डेप्लीकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस थे, विच वर यूज्ड इन एरोसॉल स्प्रेस एंड एज एन रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है। इसके बाद ओजोन का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इसके ओजोन के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। वो उसका रेजोनेंस का फिनोमेनन। मॉलिक्यूल का शेप जो है वो एंगुलर होगा, और लगभग लगभग बॉन्ड एंगल 117 डिग्री होता है। दो रेजोनेंस हाइब्रिड आपके बगल में बना रखे हैं। ठीक है। चाहो तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हो, अगर आपको किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ दिखाना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, और बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दिखाना है तो उसका चार्जेस लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे प्लस लिख दो और यहाँ माइनस लिख दो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में बनाना है तो सेंटर वाले ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर, और बगल वाले में 2 लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर होगा अगर लोन पेयर के साथ बनाना है तो।
ठीक है। इसके बाद उनके फॉर्मल चार्जेस भी आपको क्लियरली पता है, एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 है, एक पे प्लस है और एक पे -1 है। वो कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग में आप सीख चुके हो, डायरेक्टली यूज करिएगा। इसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो ओजोन इज यूज्ड एज एन जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टर्लिंग वाटर। अगर आप वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट देखोगे तो उसमें ओजोनाइज वाटर लिखा होता है। कई बार आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो जर्म्स या बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग ओजोन यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। वाटर को स्टेलाइज कराने के लिए भी ओजोन यूज़ किया जाता है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आप मोस्टली देखोगे ओजोनाइज वाटर लिखा होता है, तो एक ही लॉजिक होता है, ओजोन पास करी जाती है। इट इज ऑल्सो यूज इन द ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, आइवरीज, फ्लोर, स्टार्च एक्सेट्रा। उसको हम लोग एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कॉमनली इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये KMnO4 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 बनाने के लिए कई बार इसको यूज कर लेते हैं। तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये इसके कॉमन यूजेस हो गए। ठीक है, क्लियर। तो ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी आप रिएक्शंस लिख सकते हो। और ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, उसका लॉजिक समझाया था अभी आपको। ओजोन की रिएक्शन पहले KI से कराते हैं, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं ओजोन के लिए। आपको मैंने बताया था ऐसे सब्सटेंसेस जो KI से रिएक्शन करके आयोडीन प्रोड्यूस करता है। और जो आयोडीन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग हाइपो के साथ टाइट्रेट करके इनिशियल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन स्टडी कर सकते हैं। तो जो एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन है, वो कैसे करते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से। तो यहाँ पे लिखना है हाउ इज द ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, तो इसका आंसर लिखना है, यहाँ पे लिख लो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सेस ऑफ KI से रिएक्शन करा के आयोडीन लिबरेट करते हैं, और आयोडीन को हाइपो से टाइट्रेट करके हम इनिशियल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सल्फर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।